नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम इस कालांश के अंतर्गत सांख्यिकी जो विषय है उसके अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है उनकी चर्चा आपके साथ हम करते हैं। तो आज जो है इस कड़ी के अंतर्गत हम आगे की चर्चा आपके साथ करेंगे। समांतर माध्य, माध्यिका, इन दोनों की चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। आज जो है उससे अगले वाला जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तीसरा बहुलक, उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ, देखते रहें और ध्यान से देखते रहें। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बहुलक। बहुल का मतलब होता है ज्यादा। बहुल का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। और मैं शुरुआत में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की चर्चा जब हमने शुरू की थी उस समय मैंने बताया था कि माध्यिका और बहुलक दोनों है, ये गणितीय माध्य नहीं है। तो कौन से माध्य है? ये स्थिति माध्य है। यानी ये क्या बताते हैं? किसी भी श्रेणी में पोजीशन को बताने का काम करते हैं। किसी भी श्रेणी में पोजीशन बताते हैं कि किसी श्रेणी में बहुलक की पोजीशन क्या है, मतलब स्थिति माप है, स्थिति को बताते हैं। और बहुलक शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा का है, ला मॉडेल से लिया गया है। ला मॉडेल जो है उससे उसकी उत्पत्ति हुई है और उसका अर्थ जो है उसका मतलब है फैशन, यानी रीति रिवाज। फैशन या रीति रिवाज के रूप में ला मॉडेल जो शब्द है उसका फ्रांसीसी भाषा में प्रयुक्त करते हैं और वहीं से इसका उपयोग जो है या शाब्दिक अर्थ जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। तो चलो चलते हैं एक एक बिंदु की ओर। अब इसके अंदर जो है तीनों प्रकार की श्रेणियों में इसको हम ज्ञात करेंगे। तो पहले इसकी विशेष बातें जो है, विशिष्ट बातें जो है उनकी चर्चा आपके साथ करते हैं एक एक बात को। ये बातें जो हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखो, बहुलक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप है। कौन सा है भाई? केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है? स्थिति को बताने वाला माप है। कौन? बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिति माप है बहुलक। ये भी पूछा जा सकता है। स्थिति माप का मतलब क्या हो गया कि ये क्या बताता है? किसी भी श्रेणी में बहुलक की पोजीशन तय करता है कि ये पोजीशन जो है ये बहुलक की है। ठीक है। नंबर 2, बहुलक शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रांसीसी भाषा से हुई है और इसमें क्या नाम था? ला मॉडेल्स। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? इसका शाब्दिक अर्थ है फैशन या रीति रिवाज। क्या है इसका? फैशन या रीति रिवाज। ये भी पूछा जा सकता है कि बहुलक का शाब्दिक अर्थ जो है या इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? तो फ्रांसीसी भाषा में। तो फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ क्या है? फैशन, ला मॉडेल्स, यानी इसका अर्थ क्या है? फैशन और रीति रिवाज है। ठीक है। अब बात करें कि किसी भी श्रेणी में आपको बहुलक देखना है तो वो क्या होगा? मतलब सबसे ज्यादा आवर्ती, सबसे ज्यादा बारंबारता जिस पद की होगी वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। बहुलक किसी भी श्रेणी का वह माप है जो आवर्ती में क्या हो? सबसे ज्यादा हो। मतलब जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा होगी बहुलक वही होगा, उत्तर वो उसका वही होगा। तो आपको खंडित श्रेणी और अखंडित वो व्यक्तिगत श्रेणी जो है, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंदर आपको बहुलक ज्ञात करने में ज्यादा जोर आना ही नहीं, दर्शन मात्र से उत्तर निकाल सकते हो, दर्शन मात्र से। तो देखते अब यह है बहुलक का उपयोग। ये भी मोस्ट बनता है, ये इससे प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। बहुलक का उपयोग क्या करते हैं? कपड़ों का औसत आकार, जूतों का औसत आकार और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में और भविष्यवाणी करने में उपयोग में लिया जाता है, यानी काम में लिया जाता है। यहां से सोचने की बात यह है कि आपको पता है विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, जूते बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं। तो मार्केट में सबसे ज्यादा जूते किस नंबर के आएंगे? मतलब सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा कपड़े कौन सी साइज के बिकेंगे, ये तय कौन करेगा, ये करेगा बहुलक। बहुलक का मतलब है कि आवर्ती, मतलब सबसे ज्यादा आवर्ती किस नंबर की, मतलब संसार में जितने भी लोग हैं उन लोगों में से एक आवर्ती निकाली जाती है कि सबसे ज्यादा नंबर जो है जूतों की साइज के वो 7 नंबर का है, कि 7 नंबर के जूते जो हैं सबसे ज्यादा पहने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके साइज आगे पीछे आते हो तो मैं पसंद करते हो और जी मेरे तो नौका में भैया तेरी को नहीं वोट करा मैं, और तेरा नहीं बताना है, मतलब सबसे ज्यादा जो है, मान लीजिए 100 व्यक्तियों का सैंपल लिया आपने और 100 व्यक्ति रेंडमली लेना, ऐसे नहीं लेना कि आपने ऐसे ही पकड़ पकड़ के ले ली ना, रेंडमली कोई भी आ गया आपके सामने, 100 व्यक्तियों का आपने सैंपल ले लिया और 100 व्यक्तियों की सैंपल में आपने देखा जूतों की साइज 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर इस प्रकार से देखा, तो सबसे ज्यादा बात कौन सा आ रहा है, 7 नंबर या 8 नंबर जो भी आएगा, मतलब तो वो क्या उसकी आवृत्ति होगी और वही जूते क्या होंगे, सबसे ज्यादा बनने वाले होंगे। तो कंपनी को आवश्यकता है, ये बोले कोई 12 नंबर का जूता बना दे, 12 नंबर का जूता 100 में 2 आदमी मिलेगा तो जूता बिकेगा, लेगा कौन, अरे कोई मेरे पे तब कौन है कौन जगह खटोरी ले लेगा जूता, मैं जूता खाना काम करेंगे। यही बात कपड़ों की साइज की है, जैसे कपड़ों की साइज की बात ही होती है कि हाइट की तो वो सोचते नहीं है, नीचे से खुला छोड़ दो अपने हिसाब से मोड़ो भाई। अब बात है कमर की, तो कमर की साइज के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है, 28 है 30 है 32 है, तो सबसे ज्यादा 32 और 34 है कमर, ठीक है। तो इसके लिए उपयोग में आता। इसके बाद है मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, मतलब बरसात होगी गर्मी पड़ेगी तापमान कितना होगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए तो क्या करते हैं, बहुलक का उपयोग करते हैं, मतलब बार बार देखते हैं कि इस प्रकार की आवृत्ति यदि बार बार होती है तो इसकी संभावना क्या बनती है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में आया हुआ है, मैं आपसे पूछने वाला हूं ये प्रश्न, आप बताओगे, उत्तर बताना भाई। मौसम विभाग द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सर्वश्रेष्ठ है, मौसम विभाग द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उपयोग में लिया जाता है, मैं नाम बता दूं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य। आपको कमेंट में उत्तर बताना है, ये ऐसा का प्रश्न बना लो चाहिए आप कि मौसम विभाग द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप जो है काम में लिया जाता है या उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो पहला है ए में माध्य, दूसरे में माध्यिका, तीसरे में बहुलक और चौथे में गुणोत्तर माध्य। अब इन चारों में से कौन सा उत्तर है, कमेंट में उत्तर बताना आप, हम आगे चलते हैं। तो भाई ये मोस्ट बनता है, ठीक है। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अनिश्चित माप है, स्थिति माप तो है ही है, उसके बाद क्या है, अनिश्चित है, मतलब ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ये बदलाव इसमें हो सकता है, ये बदल सकता है, चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं इसका बीजीय विवेचन संभव नहीं है, तो यहां से एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपको, बीजीय विवेचन संभव नहीं है, मतलब बहुलक और माध्यिका जो है उसका बीजीय विवेचन संभव नहीं है, क्यों नहीं है ये आपको बताना है। दूसरी बात, एक प्रश्न बना रहा हूं आपके लिए कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है, नीचे हम नाम बताएंगे आपको, इनका बीजीय विवेचन संभव है, निम्न में से कौन सा है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जिसका बीजीय विवेचन संभव है, निम्न में से है नंबर ए, नंबर 1 माध्यिका, नंबर 2 समांतर माध्य, नंबर 3 बहुलक और नंबर 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट में उत्तर बताना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि चरम मूल्यों से ये क्या होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है, कम से कम। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभावित नहीं होता। देखो माध्यिका में क्या था, माध्यिका में ये था कि माध्यिका जो है अपने चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है, अप्रभावित रहती है, और ये प्रभावित हो सकता है, पर प्रभावित होगा तो क्या होगा, कम से कम होगा। चरम मूल्यों से ये प्रभावित हो सकता है, परंतु संभावना क्या है, बहुत कम है प्रभावित होने की।
ठीक है। अब अगली बात है कि सभी मूल्य जो इसके अंदर श्रेणी में शामिल होते हैं, मतलब श्रेणी के सभी मूल्य हैं उन पर यह आधारित नहीं होता है कि श्रेणी में जितने भी मूल्य हैं सब पर यह आधारित नहीं है, तो माध्यिका भी सब पर आधारित नहीं है। तो आप यहां बता सकते हो कि माध्यिका बहुलक में से कौन सा श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। ये प्रश्न तीसरा आपके लिए। अब बात करते हैं अगला। अब व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, इसके बाद एक आएगी अखंडित यानी सतत श्रेणी, तीसरी आएगी ना। तो सतत श्रेणी के अंदर इसको रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। सतत श्रेणी में बहुलक को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में इनको रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इसका जो रेखा चित्र जो है उसका जो नाम है वो है आवर्ती बहुभुज। सतत श्रेणी में जो रेखा चित्र बहुलक का बनेगा उसका नाम है आवर्ती बहुभुज। यह भी पूछा जा सकता है, तो मैं पूछ लेता हूं आपसे। बहुलक जो है उसको रेखा चित्रों के माध्यम से निम्न में से प्रदर्शित किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हो गया चौथा। नंबर 5 प्रश्न मैं बनाता हूं आपके लिए कि बहुलक जो है सतत श्रेणी के अंदर रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और ये रेखा चित्र कहलाता है। सीधे उत्तर बताना। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका। अब ये इसकी विशेषताएं हैं पूरी, और इन विशेषताओं में से ज्यादातर क्या होता है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं सीधा सीधा सवाल निकालते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी का सूत्र क्या है, हालांकि सूत्र है ही नहीं, दर्शन मात्र से उत्तर निकालना है। खंडित श्रेणी देखने मात्र से उत्तर निकालना है। सतत श्रेणी सूत्र लगाना है, तो अभी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं बहुलक की गणना कैसे करते हैं। और बहुलक की गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, और साथ में क्या ले रखिए, खंडित श्रेणी, क्योंकि इन दोनों में एक ही तरीका है, इसे दोनों को क्या ले लिया साथ में। आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, तो समझने का प्रयास करें। उसके बाद मेरे विचार से आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि इनको अलग लिखें क्यों लिखें। एग्जाम्पल ले रखा है, और एग्जाम्पल से पहले बात करते हैं एक और। चलो एग्जाम्पल पहले, कक्षा 10-20 के विद्यार्थियों के अंक निम्न प्रकार है, बहुलक क्या होगा। कक्षा कोई है, उस कक्षा के 20 विद्यार्थी हैं और 20 विद्यार्थियों के अंक आपको दे रखे हैं, और इन अंकों के आधार पर आपको क्या ज्ञात करना है कि इसका बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक क्या होगा ये देखना है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या देखना होगा इसमें कि इस श्रृंखला में जो आपको 20 बच्चों के अंक दे रखे हैं, ये श्रेणी व्यक्तिगत है क्योंकि इसमें सब 20 बच्चों के नाम दे रखे हैं। आपको सभी 20 बच्चों के नाम दे रखे हैं, इसका मतलब ये क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, तो करना क्या है कि इसमें 10 है, 8 है, 6 है, 8 है, 12 है, 6 है, 14, 8 इस प्रकार से संख्या दे रखी है, और 20 भी है लास्ट में इसमें, तो 12 है, और इस प्रकार से इसमें अंक है 20 बच्चों के अंक है। और कितने में से है वो तो हमें मतलब नहीं है, इतने इतने आए हैं बस, इससे मतलब है। अब पूछा जा रहा है कि बहुलक क्या है, तो बहुलक को देखने के लिए आपको ऐसे अंक की तलाश करनी पड़ेगी जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो। मतलब यहाँ को कौन सा अंक है, ये कौन सा नंबर यहाँ का है जगह ज्यादा बच्चा का आया है 20 में, चेक करो। 10 है, आगे देखो 10 कितनी बार है, 3 बार। एक बार ये लिखो भाई रे, 10 कितनी बार है, 3 बार। 8 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 8 कितनी बार है, 5 बार है। 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 6 कितनी बार है, 4 बार। ये 8 वापस आ गया, तो 1 2 3 4 5 बार हो गया 8। तो फिर 12 की चर्चा करते हैं, तो 12 1 है, 2 है। 12 कितनी बार है, 2 बार है। 12 के बाद 6, ये तो आ गया 14। 14 1 बार, 2 बार। 14 कितनी बार है, 2 बार। 14 के बाद क्या है, 8 है, ये आ गया 2। 2 को देखो तो 2 1 बार ही है ना, 2 कितनी बार है, 1 बार। इसके बाद 6 आ गया, 14 आ गया, 8 आ गया, 4 4 देखो कितनी बार है भाई,
इधर है नहीं 4 तो 1 है, आगे नहीं है। तो 4 कितनी बार है? 1 बार है। 10 कितनी बार है? तो 10 तो आ गया पहले, 3 बार। 18 आया नहीं ना, गिनो। 18 कितनी बार है? 1 बार। इसके बाद 20 है, तो 20 कितनी बार है? 1 बार है। 6, 8, 10, 12 सब आ गए। अब ये इस प्रकार से आपने करना। अभी जो आपने ये बनाया है, ये बन गया खंडित श्रेणी, क्योंकि इसमें आवृत्ति आ गई। क्योंकि 20 तो लिखी नहीं आपने कि 10 कितनी बार है? 3 बार। 8 कितनी बार? 5 बार। 6 कितनी बार? 4 बार। 12 कितनी बार? 2 बार। 14 कितनी बार? 2 बार। 2 कितनी बार? 1 बार। 4 कितनी बार? 1 बार। 18 1 बार। 20 1 बार। ये बन गई आपकी खंडित श्रेणी। पहले क्या थी? व्यक्तिगत, आपने क्या कर दी? खंडित, तो दोनों मिक्स हो गए ना। अब यहां पर क्या देखना है कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, बाकी 2 2 1 1 है, तो 5 है सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बार अंक आने वाला कौन सा है? 5 बार आया, कौन है? 8 है। कौन है भाई? 8। सबसे ज्यादा बार कौन सा है? 8। तो बहुलक क्या होगा इसका? यानी मोड क्या इसका? मोड इसका 8 है। मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो वही उसका क्या होगा? उत्तर होगा। सीधे से देख के बताना ना, तो इजी करके देख इसको, देख 8 कितनी बार? सबसे ज्यादा बार है, देखो अगर मतलब कि उत्तर क्यों ना 8 हो गया। अब बात करते हैं अगले की। कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा कोई है, उसके 10 विद्यार्थी हैं, उनके एक नियमित प्रकार है, आपको क्या बताना है? बहुलक बताना है। तो भी 4 है, 6, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 6, 2। मैं एक बार लिख के बताऊंगा। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 के अलावा कोई है क्या और? तो 4 कितनी बार है? 2 3 बार। 4 कितनी बार भाई? 3 बार। ये इसकी आवृत्ति है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 1 2 3, 6 कितनी बार है? 3 बार। 2 1 और 2, 8 1 और 2, ये आ गया। ठीक है। चलो 3 2 5 3 2 5 5 5 10, टोटल 10 होगा ना, इक्वल 10 बराबर आगे। अब इसमें देखना है कि भाई इसमें आवृत्ति सबसे ज्यादा कौन सी है? तो 3 इसमें, 3 इसमें, तो और ज्यादा तो इसमें है नहीं, दोनों बराबर आ गई। तो इसमें क्या है? मोड जो है, मतलब बहुलक जो है वो क्या है? अनुपस्थित है। इसमें बहुलक है ही नहीं। इसमें बहुलक क्या है? नहीं है। क्योंकि देखो ये भी 2 और 2 बराबर आ रहे हैं, ये 3 3 बराबर आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? 2 बराबर आ रहे हैं, तो इनकी आवृत्ति बराबर होने के कारण इसमें मोड क्या है? मोड को लिखते हैं, प्रत्येक चिन्ह क्या होता है इसका भी? जेड। यो लगा के भाई जी नोट एक मैं लिख रहा था खातर। किसी भी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक मान नहीं हो सकता। इसमें देखो 2 आ रहे हैं ना, बड़े बड़े तीनों तीनों। एक से ज्यादा बहुलक मान किसी भी श्रेणी में नहीं हो सकते, और जिस श्रेणी में ऐसा नजर आता है उसमें मोड क्या होता है? उसमें मोड क्या होता है? अनुपस्थित। तो ये प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे कि किसी भी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक मान नहीं होता, हो सकता है, और यदि किसी श्रेणी में ऐसा है तो उसमें मोड होता है, नहीं होता है, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। उत्तर बता देगा। अब चर्चा करेंगे आप सतत श्रेणी की, और एक एग्जांपल देखूंगा सतत श्रेणी को, और भी कुछ दिन समझने को प्रयास करूंगा कि चीज ने उतारने को प्रयास करो तो कर ले। चलो भी आगे चलते हैं। सतत श्रेणी में बहुलक की गणना करते हैं। सतत श्रेणी आप जानते हो कौन सी होती है? बताना मुझे एक बार कमेंट में कि सतत श्रेणी कौन सी होती है। तो सतत श्रेणी में बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको इस प्रकार से कोई श्रेणी दे रखी होगी, है ना। उस श्रेणी में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी श्रेणी में बहुलक का मान है। इसको देखने के लिए केवल और केवल क्या करना है? दिमाग के साथ साथ आंख खुली रखनी है, और आंख खोल के देखियो इधर से इसमें सबसे ज्यादा कौन है? तो भाई साहब ये सबसे 3 4 10 6 2 में सबसे ज्यादा कौन है? तो बहुलक वर्ग ये। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। अरे सब ज्यादा 10 है तो इसको पूरी को अंकलन कर दो, और ये देखने के बाद क्या करना है? आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, और सूत्र Z का मतलब बहुलक है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा के है I। ये सूत्र रटना है, रटना मतलब लिखना है। ठीक है। यहां पर L1 क्या है? L1 ये आ रहा है 20,
मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये तो निम्न सीमा है और ये आगे वाले क्या है, उच्च सीमा। आप उच्च सीमा में निकाल सका तो उठाओगे L2 फिर आओ माइनस, तो उल्टा जबाड़ो मत फंसो, सीधे सीधे काम करो, ठीक है। F1 क्या होती है कि बहुलक वर्ग जो ये है इसकी बारंबारता, ये है F1 10। F0 क्या है, इससे ठीक पहले वाली F0, इससे ठीक पहले वाली क्या है, F0 है। यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उससे अगले वाली बारंबारता है वो F2 है, और उससे पहले वाली जो है वो F0 है, वो खुद क्या है, F1 है। कई बार किताबों में क्या करें, इन मान ली F0, इन मान ली F1, इन मान ली F2। कई किताब से पढ़ो मैं लिख रहा है कई बार, तो बोलो जो बार पता नहीं करना है वो सही है, फिर पहले 0 फिर 1 फिर 2। अब है नीचे F1, तो F1 आपके पास आ गया, F0 भी आपके पास आ गया, F2 क्या है, F2 है जस्ट आगे वाली, ये F2 जस्ट आगे वाली जो बारंबारता है वो होगी F2। और I क्या है, I है इनके बीच में अंतर क्या है, जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये जो चीज सूत्र में लिखी हुई क्या कहते हैं, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। किसी को दिक्कत भाई, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता ये रही। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली F यानी बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाली बारंबारता यानी 6, ठीक है। और I क्या है, इनके बीच में क्लास इंटरवल जो है वो है, कई बार इन H भी लिखा जावा है, हाँ कई H भी लिख जावा है, ठीक है। अब ये मामला हो गया आपके पास क्या है, चाहिए क्या क्या आपको, L1 चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और I चाहिए, यही तो चाहिए होंगे ना भाई, सूत्र में यही तो है सब, L1 आ गई, F1 आ गया, F0 आ गया, F1 F0 आ गया, F2 और I, यही तो है, ये चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये देखा वर्ग, तो इस वर्ग के अनुसार L1 देखो, तो L1 कितना होगा भाई 20, कितना हो गया 20, कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलो ठीक है। F1 कितना है, तो ये बारंबारता कितनी इसके सामने 10 है, तो 10 हो गई। F0 कितना है, तो पहले वाली बारंबारता कितनी है 4 है, 4 हो गई। आगे वाली बारंबारता कितनी है 6 है, तो 6 जो I कितना है 10 है। इतना मामला करने के बाद आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा क्या है I। देखो भाई 88 टेक दोगे, 8 टेक देना। L1 कितना है 20 है और F1 कितना है 10 है, F0 कितना है 4 है माइनस 4 है, नीचे आओ। F1 कितना है 10 है, 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई, 2 है ना, 2 से गुणा करो। F0 कितना है 4 है, ये कितना है 6 है, गुणा I कितना है 10 है। अब सरल करना भाई जी, सरल कर सो उत्तर आ जी। और देखो आप एक तो सरल करना और आप क्या करना, कई बार सरल करो आप कठिन करो। 10 में से 4 बता दो, अरे का जोड़ बाकी बताता होगा, खत्म हुआ। 20 प्लस 6 बटा, देखो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आएंगे, 20 में से 10 घटा दो कितने बचेंगे 10 बचेंगे ना, गुणा कितना है 10। तो इसको तो एक बार बोलो, इसको सरल करो, 10 में से 10 तो कैंसिल कर सकते हो आप, बोलो मैं जी क्या कर सी 6 में 10 गुणा कर ले, 60 10 को भाग दे पिताजी वापस 40। तो यहाँ पर कितना बचा भाई 20, और ये यहाँ पर कितना 6, वो कितना होगा टोटल 26, ये क्या होगा इसका बहुलक। तो Z का उत्तर कितना आ गया, Z बराबर 26। इस सरणी में जो Z आया वो कितना है 26 है। किसी को कोई दिक्कत भाई यहां से बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नजर आती हो, लगी हो तो कमेंट में बताना। हम क्या करते हैं, एक सवाल आपके लिए लिखते हैं, आपको वो सवाल करना है, करोगे, मन तो उम्मीद है
कर दोगा? कौन करो? क्यों भाई? क्यों कौन करो भाई? चलो मैं एक उत्तर सवाल लिखूं, थाने को करना है, कमेंट में उत्तर बताओ। भाई एक सवाल लिख के दो थाने में, वो सवाल थाने करना है। अरे उत्तर क्या बताना? देखो, निम्न श्रेणी का बहुलक बताना है। तो मार्क्स है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से कितना 50 है, और इसकी आवृत्ति कितनी है? 3 है, 2 है, 8 है, 4 है, 3 है। टोटल करो, देखिए 4 3 7 और 8 15, 15 20 है, टोटल 20 है। हालांकि टोटल मतलब भी नहीं अपन फिर भी कर दियो थाने में। अब क्या करना है? थोड़ा सा तो मैं थाने चालू करके दे दूं नीचे तो स्टार्ट करना, दिक्कत आ रहा है स्टार्ट करना। हाँ देखो, सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सी है? 8 है। तो क्या करोगे? भाई साहब इसके अंदर है ना मामला पूरा, अब तय करना है और फिर सूत्र में लगाना है, फिर उत्तर मन बताना है कि मोड कितु है, मोड कितना है ये आपको बताना है। ठीक है ना? इसके एक दो एक पीछे माध्यिका में एक सवाल दिया था आपको मैंने, और उसके अंदर पूछा था कि इसका आंसर कितना आएगा। तो उसका आंसर भाई आगे वाला जो सवाल है जिसके अंदर जिसको मैंने निकाला था, ऊपर वाले सवाल में जो आपसे पूछा था और एक मैंने निकाल के आपको का मान दिया था जिसमें 8 उत्तर आया था, तो उसमें ऊपर लिखा ही है ना उत्तर कि निम्न श्रेणी की माध्यिका 25 है, तो उत्तर 25 ही आना भी वो सवाल वही तो है, उत्तर सागे ही है मानो। हाँ वो निकालियो और उत्तर कमेंट में उत्तर बताओ। इसके अलावा थाने में 4-5 प्रश्न और पूछा, ध्यान से पढ़ियो और उत्तर दियो। अगलो जो वीडियो आसी बिगमा एक दो अक्ष का जो सवाल है जिसमें मतलब अक्ष का मान ज्ञात करना वो करेंगे। उसके बाद करेंगे कि बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य जो है इनमें क्या संबंध है, उस संबंध की चर्चा करेंगे। और इस संबंध से संबंधित सवाल जो है ना ये परीक्षा में अनगिनत बार पूछे गए कि इन तीनों में क्या संबंध है, वो संबंध की चर्चा जो है हम करेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, वीडियो को देखते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और भाई साहब स्वस्थ रहें। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा ना उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और जितना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा उतना आपका दिमाग अच्छा होगा, उतना दिमाग अच्छा होगा उतना ही समझ गया क्या कहना चाहूंगा? ठीक है, धन्यवाद।